नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। आज मैं आप सबके सामने भारत की खोज का छठा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले 5 भाग का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं भारत की खोज का छठा भाग। मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद उसका स्थान शुंग वंश ने ले लिया, जिसका शासन बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण भारत में बड़े बड़े राज्य उभर कर आ रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला बोल दिया, परंतु उनकी हार हुई। मेनांडर पर भारतीय मनोवृत्ति और वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। बौद्ध कथाओं में उसकी ख्याति एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान तथा सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। हेलिओडोरस स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध भारत के मध्य प्रदेश में सांची के पास बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सीमा पार से आए थे और भारतीय संस्कृति में समाहित हो रहे थे। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए थे। युई पूरब की ओर से आए और उन्होंने इन्हें उत्तर भारत का रास्ता दिखा दिया। बाद में ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युई का एक दल कुषाणों का था। उन लोगों ने सब पर अपना अधिकार जमाते हुए उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य फैला लिया और शकों को परास्त करके उन्हें दक्षिण की तरफ भगा दिया। कुछ समय बाद शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कार्यों का वर्णन किया गया है। कुषाण साम्राज्य की राजधानी पेशावर के निकट थी। उसके पास ही तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी समय में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क स्थापित हुए और फिर 64 ईस्वी में चीनी राजदूत यहाँ आए। चीन से ही तोहफे के रूप में भारत को आड़ू और नाशपाती के पेड़ मिले। गोबी रेगिस्तान के किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, महायान और हीनयान। इन दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद होने लगा। इन बहसों में सारे देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। नागार्जुन का नाम इन विवादों में सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई देता है। उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा ने हीनयान को ही स्वीकार किया। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले बन गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के विरुद्ध लगातार चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के शुरुआत में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने एक सशक्त रूप ग्रहण कर लिया था।
एक दूसरे महान शासक चंद्रगुप्त ने नए हमलावरों को मार भगाया और शक्तिशाली विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस तरह 320 ईसा में गुप्त साम्राज्य का युग शुरू हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जिन्होंने युद्ध और शांति में सफलता प्राप्त की। बार बार हमलों के कारण विदेशियों के प्रति विरोधी भावना ने जन्म ले लिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को अपनी जन्मभूमि और संस्कृति के रक्षार्थ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच तालमेल कैसे कायम किया जाए। इस स्थिति का सामना करते हुए भारत ने मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी लोग यहाँ आए और समाहित होते गए, परंतु समय समय पर अजीब प्रथा वाले अजनबी लोगों के आक्रमणों ने उसे हिलाकर रख दिया। वह इन आक्रमणों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने मात्र उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, अपितु उसके सांस्कृतिक आदर्शों तथा सामाजिक ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया था। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके विशाल घेरे में उस समय के भारतीय जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद की संज्ञा दी गई, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत में पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, वह उपदेश दिए और वहीं उनका निर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। उसका ये रूप उसके विकास और विस्तार के साथ ही विकसित होता गया। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म के लिए ये जरूरी था कि वह वर बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। ये धर्म और दर्शन भारत के आंतरिक धर्मों और जातीय तत्वों की तरफ जो सहनशील और उदार था, लेकिन विदेशियों के लिए उसकी उग्रता निरंतर बढ़ती गई तथा वह स्वयं को उनके प्रभाव से बचाने के भरपूर प्रयत्न करता था। इस प्रकार से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न हुई, वही साम्राज्यवाद का रूप लेने लगी थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से पूर्ण था। फिर भी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों पनपती गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यह साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत अच्छा समय था। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपनी सुरक्षा में व्यस्त रहे और साम्राज्य सिमटकर निरंतर छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय, लगभग आधी शताब्दी तक रहा। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी समस्या भी पैदा कर देते थे, लेकिन भारतीय जनसमुदाय के सागर में समाहित होते जा रहे थे। 7वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ सरदार आक्रमणकारी हो गए थे। उनका अंत हर्षवर्धन के हाथों हुआ। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको भारत की खोज का 6ठा भाग? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में भारत की खोज के अगले भाग के साथ।